तो क्वेश्चन नंबर 19 में हम देख रहे हैं कि यदि एक यौगिक में 20% नाइट्रोजन उपस्थित है तो उसका अनुभार क्या होगा। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 14 होता है। ठीक है, इस तरह से अगर N2 का परमाणु अनुभार हम देखें तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक नियम लगाएंगे। हम लिखेंगे कि चूँकि 20% नाइट्रोजन बराबर 20% नाइट्रोजन बराबर 28, ठीक है, इसलिए 1% नाइट्रोजन बराबर 28/20, इसलिए 100% नाइट्रोजन बराबर 28/20 गुने 100, 20×100 मतलब 140 ग्राम अनुभार आ जाएगा उस यौगिक का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एनोड किरणों की प्रकृति निर्भर करती है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, मतलब परमाणु संरचना का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में कभी भी विसर्ग नली में कोई भी एक्सपेरिमेंट किया गया है तो वहाँ पे देखा गया है कि जो एनोड किरणें निकलती हैं वो उस अवशिष्ट गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, ना कि इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर और ना ही विसर्जन नली की प्रकृति पे। ठीक है, तो मेरा बेस्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था 20 महत्वपूर्ण या शानदार केमिस्ट्री क्वेश्चंस का एक सेट, जिसमें उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारे थ्योरीज और कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से जब भी हमें मौका मिलेगा मैं आपको या तो डेली बेसिस पे या फिर सप्ताह में 3 से 4 वीडियो ज़रूर आपके लिए अपलोड करूँगा, ताकि वो आगामी आपके सभी एग्ज़ाम में आ सके और वहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपको छूट ना सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं अभिजीत कुमार और आज मैं लेकर के आया हूँ केमिस्ट्री के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से हम बात करते हैं थ्योरी एंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल डिटेल्स में। यहाँ पे आपको फुल थ्योरी भी मिलता है, कॉन्सेप्ट भी मिलता है, और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आप आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आरआरबी जेईई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बीपीएससी टेरी 4 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या फिर बीपीएससी एग्ज़ाम देना हो आपको, आप हर एक एग्ज़ाम में देखते हैं कि साइंस का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए हम आज केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें से हम आपको फुल थ्योरी भी डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन निम्न में से कौन है। हम जानते हैं कि सहसंयोजक बंधन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के कारण बनता है। आप एक बार फिर से समझें कि सहसंयोजक बंधन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के कारण बनता है। अगर दो तत्व हैं, दो एलिमेंट है और उनका विद्युत ऋणात्मक अंतर अगर लगभग से 0 के आसपास है, ठीक है, या फिर दोनों तत्व में विद्युत ऋणात्मक बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता का अंतर नहीं है, तो जैसे मान लें कि एक तत्व ए है और एक बी है। ए का विद्युत ऋणात्मकता 2 है, बी का विद्युत ऋणात्मकता 1.8 है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है विद्युत ऋणात्मकता में। ऐसे केस में दोनों जनरली आयनिक बंधन नहीं बनाते हैं, और ये सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि फास्फोरस है और क्लोरीन है, इन दोनों के विद्युत ऋणात्मकता में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के विद्युत ऋणात्मकता में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दूसरा हम देख रहे हैं कि नियॉन है, क्लोरीन है। नियॉन के बारे में हम जहाँ तक जानते हैं कि ये अक्रिय गैस है, ये जल्दी बहुत ज़्यादा कंडीशन डाला जाता है, फिजिकल कंडीशन डाला जाता है तो ये रिएक्शन करता है, अदरवाइज़ नहीं करता है। और ऐसे भी जो भी जीरो ग्रुप में हम देखते हैं या ग्रुप 18 में देखते हैं, तो उसमें जितना भी अक्रिय गैस है उनमें से बस एक जीनन ही जो होता है वो कंपाउंड फॉर्म करता है, मतलब कि यौगिक का निर्माण करता है, बाकी कोई नहीं करता है। नियॉन भी नहीं ही करता है, कुछ एक कंडीशन को छोड़ करके। बाकी हम देखते हैं क्लोरीन, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
क्लोरीन और क्लोरीन में एकल बंधन होता है, जो सहसंयोजक बंधन होता है। क्या होता है? सहसंयोजक बंधन होता है। तो यहाँ पे तो बन रहा है। कैल्शियम क्लोरीन की बात करें तो ये सहसंयोजक बंधन नहीं बनाता है, ये आयनिक बंधन बनाता है। आयनिक बंधन बनाता है। CaCl2 होता है इसका फॉर्मूला। तो इसमें भी सहसंयोजक बंधन नहीं होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ए और एक सी हम देख रहे हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन निम्न में से कौन है। ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन का सीधा सीधी मतलब हो गया कि वैसा सहसंयोजक बंधन जहाँ पे विद्युत ऋणात्मक या विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, मतलब दो तत्वों के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत ज़्यादा हो। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि दो अलग अलग तत्वों के बीच में सहसंयोजक बंधन बना हो और दोनों का विद्युत ऋणात्मकता बिल्कुल अलग हो। तो ऐसा ऑप्शन हम सिर्फ ए में देख रहे हैं कि यहाँ पे फास्फोरस भी है और क्लोरीन भी है। बाकी यहाँ तो क्लोरीन क्लोरीन है, तो ये ध्रुवीय सहसंयोजक नहीं हो सकता है। तो मेरा ओरिजिनल आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को खाली स्थान ईंधन कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। ठीक है। होता क्या है? होता क्या है कि कार्बनिक पदार्थ का विघटन जो भी पृथ्वी की सतह के नीचे होता है, ठीक है, चाहे वो पेड़ पौधा हो या फिर छोटे छोटे बैक्टीरियाज हो, वो उनका विघटन पृथ्वी के नीचे होता है और काफ़ी तापमान और दबाव के कारण कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, आप बोल सकते हैं लाखों करोड़ों सालों बाद, ये जीवाश्म ईंधन में तब्दील हो जाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि बोर की परिकल्पना के अनुसार इनमें स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग क्या होता है। मेरे पास अगर कोई भी एटॉम है, ठीक है, परमाणु है, उसके अंदर में नाभिक होता है, ठीक है, और उसके बाद कक्षक होते हैं जिसको KLM बोला जाता है, ठीक है। और किसी भी कक्षा का, मान लें कि हम कोई कक्षा n है, ठीक है, तो उसका कोणीय संवेग का जो सूत्र होता है वो होता है mvr इज इक्वल टू NH/2 ये सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, mvr इज इक्वल टू NH/2 ये सूत्र होता है, जहाँ n कक्षा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कक्षा को दर्शाता है। वहीं बात करें ये, तो ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है ये। और कांस्टेंट मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं नियतांक, ठीक है। क्या बोलते हैं? नियतांक होता है। ये अचर होता है। इसका मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। क्या होता है? जूल सेकेंड होता है। इसको प्लंक्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लंक्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन जो हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी होगा, NH/2 पाई, ठीक है, NH/2 पाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं। तो इसको हम वर्जन बोलते हैं। कोई भी अयस्क हो, ठीक है, उसको वायु की अनुपस्थिति में गलन बिंदु, मतलब इतना हम गर्म करें कि वो गले नहीं, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को जो हम बोलते हैं वो भर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम भर्जन बोलते हैं। वहीं अगर निस्तापन की हम बात करें तो किसी भी अयस्क को उच्च ताप क्रम पर गर्म कर ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को निस्तापन कहा जाता है, ठीक है। और अगर जारन की बात करें हम, तो किसी भी अयस्क को हवा की नियंत्रित आपूर्ति में गर्म करने पर ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? जारन कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी पात्र में एक दाब तथा ताप पर दो गैसें ए और बी के समान आयतन के प्रसरण के समय 4:1 के अनुपात में है, तो गैसें ए तथा बी के अनुभार का परस्पर अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा। हम जानते हैं कि किसी भी गैस के, दो गैस के प्रसरण का फॉर्मूला इस तरह से होता है, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी गैस होता है उसके प्रसरण
उसके प्रसरण को इस तरह से दिखाया जाता है, R व्युत्क्रमानुपाती 1/m। ठीक है, ये विसरण हो गया। ठीक है, क्या हो गया? विसरण या प्रसरण, किसी भी गैस के प्रसरण या विसरण मतलब फैलने की दर। ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? जो भी गैस होगा उसके आणविक द्रव्यमान के। ठीक है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? किसी भी गैस के आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आप यहाँ पे देखिए वर्गमूल लगाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें, इस तरह से हम देखें, कोई दो गैस है, ठीक है, आर ए आर बी, तो हम लिख सकते हैं आर ए बटा आर बी बराबर रूट अंडर एम बी बटा एम ए। ठीक है, और इसी को अगर हम सोल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आता है। ये दिया हुआ है मेरे पास आर ए बटा आर बी, ये क्या है? ये 4:1 है। क्या है? 4:1 है। और ये एम बी बाई एम ए, मतलब पूछा गया है कि दोनों गैस के अणुओं के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इन दोनों पे क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर, सॉरी, ये वर्गमूल को हटाएंगे तो इन दोनों पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। और ये फाइनली बन जाएगा, ये फाइनली बन जाएगा 16/1 बराबर एम बी बाई एम ए। मतलब ये बन जाएगा 16/1 बराबर एम बी बाई एम ए। लेकिन हमें ज्ञात करना है एम ए बाई एम बी। ठीक है, एम ए बाई एम बी, तो ये बन जाएगा 1/16। ठीक है, तो मेरा बेस्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव के बदलने पर प्रभावित नहीं होती है। ये एक ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ना होता है केमिस्ट्री में। उसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि कोई भी आप केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है या रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट मतलब उत्पाद और रिएक्टेंट मतलब अभिकारक। ठीक है, मतलब ये होता है ना अभिकारक और ये उत्पाद। ठीक है, तो उत्पाद और अभिकारक के मोलर कोफिशिएंट मतलब मोलर गुणांक को हम घटाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले ऑप्शन में ए में हम देखते हैं कि यहाँ पे उत्पाद का मोलर गुणांक जो है वो 1 है। क्या है? 1 है। इसमें घटाते हैं हम रिएक्टेंट का मोलर गुणांक, मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी तत्व होते हैं, ठीक है, उनके मोलर गुणांक को हम घटाते हैं। तो इधर ए में देखते हैं कि NO2 का मोलर गुणांक 2 है, घटाते हैं तो ये क्या आ गया? -1 आ गया। क्या आ गया? -1 आ गया। ठीक है, तो और इसी को हम बोलते हैं डेल्टा NG। क्या बोलते हैं? डेल्टा NG। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव के बदलने पर प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, तो किसी भी अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए इस तरह से ऐसा अगर कुछ पूछा गया क्वेश्चन ली चैटलियर से रिलेटेड, तो यहाँ पे देखा जाता है एक्स समानुपाती 1/p पर पावर डेल्टा NG/2। ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है? फार्मूला होता है। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि अगर डेल्टा NG अगर ज़ीरो हो जाए, तो एक्स समानुपाती 1/p पर पावर क्या हो जाएगा? डेल्टा NG/2। ठीक है, अब डेल्टा NG अगर ज़ीरो हो जाए तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। पूरा टर्म क्या हो जाएगा? ज़ीरो। अब ज़ीरो हो गया तो एक्स समानुपाती क्या हो जाएगा? किसी भी संख्या के पावर ज़ीरो का मतलब 1 होता है। ठीक है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अभिक्रिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि नीचे देखिए ऑप्शन में कौन सा ऐसा अभिक्रिया है जिसका डेल्टा NG मतलब
उत्पाद के मोलर गुणांक, ठीक है, और अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, मतलब अभिकारक के मोलर गुणांक का अंतर जीरो कहाँ पे आ रहा है। ए में हम देखें तो 1 - 2 बराबर -1 आ जा रहा है। बी में अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप देखें CO2 का मोलर गुणांक 1 है, ठीक है, और ये माइनस करेंगे अभिकारक का मोलर गुणांक आप देखें 1 हो गया H2O का और 1 हो गया CO2 का, मतलब 2 हो गया, यहाँ भी -1 आ गया। अगले में हम देखते हैं सी में देखते हैं कि ये HI है, इसका मोलर गुणांक 2 है, और I2 और H2 का मोलर गुणांक दोनों मिला करके 2 बन जाएगा, मीन्स 0। डेल्टा NG इसी में 0 आ रहा है, सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि Mg+2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। Mg+2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, या फिर हम जाने ये कि मैग्नीशियम जो होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, तो 12 होते हैं, और इस तरह से 12 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकता है, तो 2 8 2 यही होता है। और बोला गया Mg+2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे हम निकाल दें, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये फाइनली बन जाएगा Mg+2, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2 और 8, क्या हो गया, 2 और 8। तो मेरा ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जल के प्राप्त गुणधर्म है, जल के प्राप्त गुणधर्म है। यहाँ पे आपको ऑप्शन चुनना है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट ऑप्शन, यह चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, यह चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। हम देखें कि कभी भी पानी जो होता है चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 है, यह विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। हाँ बिल्कुल है, अशुद्ध पानी बिल्कुल विद्युत का अच्छा चालक होता है, और जब तक आपको कहा ना जाए आपको समझ के चलना है कि नॉर्मल वाटर के बारे में, सामान्य जल के बारे में बात कहा जा रहा है, तो यह विद्युत का सुचालक होता है। थर्ड है, इसमें ऑक्सीजन परमाणु के विपरीत दिशा में हाइड्रोजन के साथ ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध है, जिसकी वजह से अनुरैखिक है। हम देखते हैं कि ये जल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, 2 निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का यहाँ, हम 2 यहाँ दिखाते हैं, और ये कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से होता है, 2 यहाँ 2 यहाँ, ठीक है, और एक यहाँ और एक यहाँ, ये हो गया टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे। हाइड्रोजन इससे इस तरह से जुड़ेगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, जो साझा करता है इस तरह से, कुछ इस तरह से। हम देखते हैं कि यहाँ पे रैखिक शेप तो है ही नहीं, रैखिक अणु नहीं है। अगर रैखिक अणु होता तो वो कुछ इस तरह से होता, जो है नहीं, ठीक है। तो इसमें केवल ऑप्शन 2 ही हम लोग का सही है, तीनों नहीं है, तो हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी प्रोटॉन तथा अल्फा कण के विशिष्ट आवेश का अनुपात क्या होता है, ठीक है। किसी भी प्रोटॉन तथा अल्फा कण के विशिष्ट आवेश का अनुपात क्या होता है। हम देखते हैं कि कोई प्रोटॉन होता है, तो किसी भी प्रोटॉन पे अगर हम आवेश ले लें P, किसी भी प्रोटॉन का आवेश P हम ले लें, क्या ले लें, P ले लें, ठीक है, तथा मास जो है वो M ले लें, मास मीन्स द्रव्यमान, M ले लें, ठीक है। और अल्फा कण के बारे में हम जानते हैं कि अल्फा कण का जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है, मतलब 2p हो जाएगा, और द्रव्यमान जो होता है 4 गुना होता है, मतलब 4m हो जाएगा। अब प्रोटॉन के बारे में हम देखें, विशिष्ट आवेश प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश p का विशिष्ट आवेश, ठीक है, किसी भी तत्व का विशिष्ट आवेश जो होता है वो चार्ज पर यूनिट मास होता है, यानी कि आवेश
प्रति इकाई द्रव्यमान होता है। ठीक है, विशिष्ट आवेश बराबर जो उसका पहले से आवेश होता है, ठीक है, बटा द्रव्यमान m होता है। ठीक है, तो अगर हम प्रोटॉन के बारे में देखें तो विशिष्ट आवेश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आवेश बाई द्रव्यमान। ठीक है, और आवेश हम p मान के चले हैं, द्रव्यमान इसका m, तो ये p बाई m हो गया। ठीक है, उसी तरह से अल्फा कण का विशिष्ट आवेश अगर देखें तो वो 2p बाई 4m हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 से 2 कट गया, यानी कि p बाई 2m हो गया। और यही बोल रहा है यहाँ पे इनके विशिष्ट आवेश का अनुपात क्या होगा, तो अगर दोनों को हम अनुपात लेते हैं, ठीक है, p बाई m बाई 2p बाई 4m, तो मेरे पास जो अनुपात आएगा वो 2:1 हो जाएगा, और 2:1 ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सहसंयोजकता में ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ठीक है, नहीं स्थानांतरण नहीं होता है, साझा होता है। ऑप्शन बी में इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी होती है। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन का ना स्थानांतरण होता है और ना साझेदारी, जो कि गलत है ऑप्शन ये। और डी है इलेक्ट्रॉन का क्षय, ये भी गलत है। ऑप्शन जो मेरा मैच करता है वो हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी। कभी भी सहसंयोजकता में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, ना कि स्थानांतरण होता है, और ना ही अस्थानांतरण हम कह सकते हैं, ये भी कुछ नहीं होता, ना क्षय होता है, बराबर साझेदारी, इसलिए ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखें 11 में कि सबसे कम क्षारीय कौन है। आप देख लीजिए ये पोटेशियम बहुत खतरनाक रूप से क्षारीय होता है, कैल्शियम भी अच्छा क्षारीय होता है, मैग्नीशियम भी क्षारीय होता है, बेरिलियम, ठीक है, ये धातु है लेकिन फिर भी ये इन सब के अपेक्षा क्षारीय बहुत बहुत ही कम होता है, इसलिए ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है रेड लेड का सूत्र क्या होता है। ये रटने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, Pb3O4। ठीक है, आगे है 13 नंबर क्वेश्चन में 10 AMU का मान क्या होगा। मतलब 10 AMU को हम अगर एनर्जी में चेंज करते हैं, ऊर्जा में चेंज करते हैं, तो उसका मान क्या होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 AMU बराबर होता है 1.673 गुने 10⁻⁻27 kg। ये 1 AMU, और AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। और एक एटॉमिक मास यूनिट में आप देख सकते हैं 1.673 गुने 10⁻⁻27 kg द्रव्यमान होता है। तो इसी तरह से 10 AMU में कितना द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, 1.673 गुने 10⁻⁻27 गुने 10, मतलब 1.673 गुने 10⁻⁻26 kg द्रव्यमान हो जाएगा। और इसको अगर हम चेंज करेंगे ऊर्जा में तो E बराबर mc² फार्मूला लगा दें। m कितना आ गया है 1.673 गुने 10⁻⁻26, ठीक है, और गुने c², मतलब 3 गुने 10⁻8 का स्क्वायर हम करेंगे। ये फाइनली जाकर के आता है, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये 9310 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ठीक, 9310 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, और ये ऑप्शन कहाँ पे है, आप देख सकते हैं बी में है। कहाँ पे, बी में है, तो मेरा आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक रबर का वर्गीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। कभी भी रबर का वल्कनीकरण करना हो तो वहाँ पे हम गंधक के साथ गर्म करते हैं, जो ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्न में से RDX का दूसरा नाम क्या है।
तो RDX को साइक्लोनाइड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइक्लोनाइड भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 ग्राम Cr2S3 में क्रोमियम के कितने मोल होंगे? और यहाँ पे क्रोमियम का परमाणु द्रव्यमान दे दिया है 52 और सल्फर का दे दिया है 32। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम मोल निकालेंगे। किनका? मोल। ठीक है, किसका मोल? Cr2S3 का। ये आ जाएगा मास, मतलब द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर मास। ठीक है, मतलब मोलर द्रव्यमान। ठीक है, और दिया गया जो मास है, दिया गया द्रव्यमान है वो 85 ग्राम है। कितना है? 85। और इसका मोलर मास हम अगर हम निकालेंगे तो इसमें 2 क्रोमियम है, एक क्रोमियम का 52 तो 2 क्रोमियम का 104। क्या हो जाएगा? 104 परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। उसी तरह से H3 है, 3 सल्फर है, उसको भी हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो दोनों मिला करके इस तरह से जो मोल आता है वो आता है 85/200। ठीक है, 85/200। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Cr2S3 के एक अणु में 2 मोल है किसका? क्रोमियम का। किसका 2 मोल है? क्रोमियम का। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि Cr2S3 के 1 मोल में या 1 मोल Cr2S3 में 2 मोल क्रोमियम है। इसलिए 85/200 मोल Cr2S3 में कितने मोल क्रोमियम होंगे? तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2 से, क्योंकि 2 मोल क्रोमियम है। ठीक ना, और ये मेरा आंसर आ जाएगा लगभग 0.85 मोल। ठीक है, और ये ऑप्शन है सी। कौन सा है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित में कौन बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? तो साफ दिख रहा है इसमें से ऑप्शन नंबर 1 घी बहुलक नहीं है, स्टार्च बहुलक है। ठीक है, ग्लूकोज का बहुलक होता है स्टार्च, और स्टार्च किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। किसका बहुलक है? स्टार्च ग्लूकोज का। ठीक है, उसी तरह से अगर कपास को हम देखें, रुई को, तो ये कार्बोहाइड्रेट का बहुलक होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का बहुलक होता है। प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देख सकते हैं कि दूध को निम्न विधि से एकरूप किया जाता है, मतलब दूध को होमोजेनाइज किया जाता है, एक समान किया जाता है। उस विधि का नाम क्या है? ये थियोरेटिकल क्वेश्चन और रटने वाला क्वेश्चन है। इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके वसा के कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि यदि एक यौगिक में 20% नाइट्रोजन उपस्थित है तो उसका अनुभार क्या होगा? ठीक है, उसका अनुभार क्या होगा? यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं सॉरी यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पर हम एक एक नियम की बात करेंगे, यूनिटरी मेथड की बात करेंगे। जो कि नाइट्रोजन का जो अनुभार होता है वो 14 होता है। क्या होता है? 14 होता है। ठीक ना, नाइट्रोजन का अनुभार 14 होता है। तो परमाणु भार 14 होता है, सॉरी, परमाणु भार 14 होता है। यहाँ पे 20% नाइट्रोजन उपस्थित है। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूँकि चूँकि सॉरी चूँकि 20% इज इक्वल टू 14, इसलिए 1% इज इक्वल टू क्या होगा? 14/20। ठीक है, इसलिए कितना बोला गया है? 100% बराबर क्या हो जाएगा? 14/20 गुने 100, 20/100। ठीक है, 14×5 = 70, 14×5 = 70। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट, सॉरी।